डियर स्टूडेंट्स, आज ये एमकॉम एबीएसटी की क्लास चल रही है जिसमें अपना कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, यहाँ मैंने छोड़ दिया था बीआर और पीपी के लिए। देखिए, जब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का जब हम एलिमिनेशन करते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो हम एलिमिनेशन करते हैं ना, तो उसके संबंध में बीआर और पीपी की सिचुएशन बता दी थी। अब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को माल बेचती है, तो उस केस में डेटर्स क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो हम जो भी कॉमन डेटर क्रेडिट हैं उनको डिलीट कर देंगे, यानी एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे। इसी तरह से लोन और एडवांसेज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बीच में भी कोई है तो उनको भी हम एक असेट साइड में होंगे, एक लायबिलिटी साइड में होंगे, दोनों में से उनको रिड्यूस कर देते हैं। इसी तरह से बीआर और पीपी के मामले में भी यही कहा था मैंने कि बीआर बीपी जो कॉमन जो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दोनों के में से कम कर देंगे, बीपी में से भी कम कर देंगे और बीआर में से भी कम कर देंगे। एक सिचुएशन ये होती है कि जिस कंपनी के लिए वो बीआर है, बिल्स रिसीवेबल्स है, वो कंपनी हो सकता है कुछ बीआर को उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया हो बैंक से या एंडोर्स कर दिया हो। ऐसी स्थिति में इनमें से जो बीपी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उतने बीपी बीआर कम होंगे। सपोज एक एग्जांपल के रूप में हम मान लें कि मान लीजिए 50,000 के बीपी और बीआर कॉमन थे एक्स कंपनी और वाई कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में से। लेकिन जिस कंपनी के बीआर थे उसमें 50,000 में से उन्होंने 10,000 के बीआर बैंक से डिस्काउंट करवा ली या एंडोर्स कर दी, तो अब कॉमन में 40,000 की रह गई। तो हम बीपी में से और बीआर में 40,000 के हटाएंगे और जो 10,000 के जो बीआर उस कंपनी के हैं, जिसके होल्डिंग कंपनी के में हो या सब्सिडरी कंपनी, उस केस में वो 10,000 के बीआर कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रूप में दिखाए हुए होंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ सर्टेन लायबिलिटीज है, तो हम जब सर्टेन लायबिलिटी के रूप में पूरे अपने बीपी वहाँ लेंगे तो ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी जिस कंपनी में बीआर है वो हट जाएगी वहाँ से। लेकिन वैसे तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, बैलेंस शीट के फुटनोट के रूप में दिखाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसे इशू है तो आप फुटनोट में भी उस बीआर को नहीं दिखाएंगे जो बीआर दोनों कंपनियों के बीच में है और उन्होंने एंडोर्स कर रखे हैं या डिस्काउंट करवा रखे हैं। ठीक है, जो कॉमन नहीं है फिर एंडोर्स करा रखे हैं तो वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में रहेंगे। लेकिन जो कॉमन है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बीच में जो कॉमन है और उन्होंने उसको डिस्काउंट करवा लिया है, तो वहाँ अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी हट जाएगी। लेकिन ये जो बीपी में से उसको हटाएंगे नहीं, तो बीपी एज इट इज इसमें सर्टेन लायबिलिटी के रूप में वो शो हो जाएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें इंटर कंपनी करंट अकाउंट। इंटर कंपनी करंट अकाउंट यानी कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, तो एक बीच में रोजाना पेमेंट नहीं करता है ट्रांजैक्शन का, करंट अकाउंट चलता रहता है। तो करंट अकाउंट का यदि किसी एक कंपनी की बुक में डेबिट बैलेंस है तो दूसरे में क्रेडिट होगा, तो डेबिट है तो असेट साइड में दे रखा हो और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में होगा। ठीक है, तो वो असेट यदि कॉमन है, यदि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के बीच में इंटर कंपनी अकाउंट है तो असेट साइड में से भी हट जाएगा वो और लायबिलिटी के रूप में से भी हट जाएगा, दोनों तरफ से हमें हटाना है। इसी तरह से ये इंटर कंपनी डिबेंचर भी हो सकते हैं, इंटर कंपनी डिबेंचर। अब जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी होल्डिंग कंपनी है, वाई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। एक्स कंपनी के पास वाई कंपनी के डिबेंचर है ना, यानी कॉमन जो सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर एक्स कंपनी ने यानी होल्डिंग कंपनी खरीद रखे हैं। तो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में तो असेट साइड में दिखा रखा है उनको और सब्सिडरी कंपनी के रूप में वो लायबिलिटी साइड में दिखा रहेंगे, तो दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। जितने भी हेड ऑफिस मतलब होल्डिंग कंपनी के पास जितने शेयर हैं डिबेंचर हैं सब्सिडरी कंपनी के, और रिवर्स वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी डिबेंचर इशूड बाय होल्डिंग कंपनी हो और बॉट बाय सब्सिडरी कंपनी हो, तो उसमें क्या हुआ, सब्सिडरी की बुक में असेट के रूप में दिखाई होंगी और होल्डिंग कंपनी में वो लायबिलिटी के रूप में दिखाए हुए। इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। जो कॉमन है पब्लिक में खरीदे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बीच में जो कॉमन है उनको हम
डिलीट कर देंगे, जिस तरह से अपन डेबिट क्रेडिट को हटाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, एलिमिनेशन के ही अंडर में आता है ये एलिमिनेशन वाला पॉइंट चल रहा है अपना, है ना? इसको मैं हटा देता हूँ। एक है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्या होता है कि एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं मैं कि होल्डिंग कंपनी ने कुछ माल सब्सिडरी कंपनी को बेचा, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी ने उस पर प्रॉफिट अर्न किया। अब होल्डिंग जब कंपनी की कंसोलिडेशन की डेट आई, यानी अकाउंट क्लोज करने की डेट आई, उस समय तक सब्सिडरी कंपनी के पास वो स्टॉक बचा हुआ है, पूरा बचा हुआ है या उसमें से कुछ भाग बचा हुआ है। तो यानी मान लीजिए सपोज 10,000 रुपये का स्टॉक था जो होल्डिंग कंपनी ने बेचा था सब्सिडरी कंपनी को, और वो अभी तक बिका नहीं। सब्सिडरी की बुक्स में स्टॉक के रूप में 10,000 रुपये दिखाया हुआ है। अब मान लीजिए उसने 10,000 का स्टॉक 2,000 रुपये के प्रॉफिट में बेचा था, तो 10,000 का प्रॉफिट वापस 10,000 का स्टॉक वापस होल्डिंग कंपनी की बुक्स में आ जाएगा। तो क्या होगा, तो जो 2,000 रुपये प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी ने अर्न किया था वो भी यूजलेस हो गया, क्योंकि जो 10,000 रुपये 8,000 का स्टॉक हमने 10,000 में बेचा था, वापस हमको 10,000 में लेना पड़ गया, यानी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। तो वापस वो जो 2,000 का प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट, अच्छा ये दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचा माल 10 यानी 8,000 रुपये गुड्स, सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचा। होल्डिंग कंपनी के पास डेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को 10,000 रुपये स्टॉक अभी बचा हुआ है। तो वो जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट सब्सिडी कंपनी ने अर्न किया वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा, उसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहेंगे। तो इस तरह की यदि कोई सिचुएशन है तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी अपन को ट्रीटमेंट करना होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ये तो मैंने मीनिंग बता दिया इसका, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता क्या है। दूसरा अपन लेंगे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अब मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को 10,000 रुपये का स्टॉक भेजा हुआ, 8,000 रुपये का उसकी कॉस्ट थी, 10,000 रुपये बेचा हुआ। तो जब हम स्टॉक को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे, स्टॉक को जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो सब्सिडी बुक में जो स्टॉक दिखा रखा है उसमें से 10,000 रुपये कम कर देंगे, और फिर होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का स्टॉक दोनों को इंक्लूड करके हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यानी सब्सिडरी कंपनी में जो स्टॉक है होल्डिंग कंपनी का 10,000 रुपये का, जो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग पोस्ट प्राइस की बात नहीं करते, 10,000 रुपये का जो स्टॉक है 10,000 रुपये दोनों जगह से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये अपन उसमें से कर देंगे। अच्छा, दूसरा जो प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी ने अर्न किया रखा था 10, वो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से कम कर देंगे, ठीक है, समझिए। अभी तो मैंने फिगर आपको एब्सोल्यूट बता दिया कि भाई इस तरह का प्रॉफिट होगा और 2,000 रुपये होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होती नॉर्मली। कंपनी आप क्वेश्चन में आपको वो दिया हुआ वैल्यू और प्रॉफिट नहीं दिया होता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एक तो मीनिंग हो गया, और मैंने दूसरा चीज वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड चाहे वो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी बुक में हो, सब्सिडी कंपनी में हो, या सब्सिडी कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो, दोनों में से जैसे भी सिचुएशन होगी वहाँ स्टॉक की वैल्यू को कम कर देंगे। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को माल बेचा हुआ है तो सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में से कम कर देंगे। यदि होल्डिंग सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा हुआ है तो होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में से उस वैल्यू को कम कर देंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखिए, यदि क्वेश्चन में दे रखा है दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे दे रखे वैसे सेलिंग प्राइस का 10% अर्न कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसमें
कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। दूसरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये हो जाएगी, प्रॉफिट इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। कौन सा स्टॉक? जो कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के रूप में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बचा हुआ है, रिमेनिंग है। यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को माल बेचा, ये एक एग्जांपल के रूप में ले, वाइस वर्सा भी हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जो माल बेचा, उसमें जो सब्सिडरी के पास माल बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो वैल्यू सेलिंग प्राइस पर ही दे रखी होगी बुक में, तो वो वैल्यू भर देगी। यदि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट की परसेंट पर 20%, तो 20/100 इंटू वो प्रॉफिट की वैल्यू। लेकिन यदि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर दे रखी है, तो अपन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट की रेट इंटू 100, 20% है तो 20 अपॉन 120 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। इस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, वैसे मैं आपको ये सबके जो नोट्स हैं PDF के रूप में व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन की टाइप में ले लेते हैं। ये कह रही कि एक एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड, इसने एक्वायर किया 80% शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। ये एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड, देखिए एक और बात बता दूं, जो अनरियलाइज प्रॉफिट, ये तो हो गया कि भाई तो 2000 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, 10 से 10,000 का माल, 8,000 का माल 10,000 में बेचा। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2,000 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट तो होगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट होगा वो उसमें होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है उसी का ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के ऊपर मैं बार बार में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 8,000 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये में बेचा, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन इसमें जो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा, होल्डिंग कंपनी जैसे मान लो 80% की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 2,000 का 80% ही वो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। यदि होल्डिंग कंपनी 70% है, यानी सिर्फ यदि होल्डिंग कंपनी के पास 70% शेयर है सब्सिडी कंपनी के, तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट का 70% ही अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ से कंसिडर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। एक दूसरा है कि ये डेट दे रखी है 1 जुलाई 18 को इन्हें एक्वायर किया। हाँ, एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख टू वाई लिमिटेड। 1 लाख रुपए का गुड्स इसने वाई लिमिटेड को बेचा ऑन 1 अक्टूबर 18, ठीक है। एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं या परचेज प्राइस की बात है, कॉस्ट प्राइस को बेचा उसने ऑन 31 दिसंबर 2018। स्टॉक worth rupees 25,000 remained unsold by the Y Limited। Y Limited के पास इस 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपए का स्टॉक है, वो अनसोल्ड है, अभी बिका नहीं है। ये सिचुएशन है इसमें, ठीक है। अब आपको अनरियलाइज्ड कंप्यूट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये है कंप्यूट
अनरियलाइज प्रॉफिट। अब देखिए, अब जो कि ये प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 25,000 रुपये का स्टॉक इंटू 25%, 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 मिल जाएगा, क्योंकि सेल कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस का होता तो 20/100 ही करते। अब ये करेंगे तो ये होगा 5। ये टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट था। इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी शेयर क्या होगा, होल्डिंग कंपनी शेयर विल बी 5,000 इंटू 80%, यानी 4,000। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000 नहीं 4,000 बनेगा। इस 4,000 को ही हम स्टॉक की वैल्यू में से कम करेंगे, 5,000 को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक की वैल्यू में ये होल्डिंग, यहाँ मैं ये मान रहा हूँ कि एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 80%, एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, तो और वाई लिमिटेड सब्सिडी कंपनी है। तो वाई लिमिटेड के स्टॉक की जो वैल्यू है, यानी ये जो 25,000 है, इसमें से हम 4,000 ही कम करेंगे, 5,000 कम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाले। अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल 5,000 है, लेकिन होल्डिंग कंपनी का इसमें जितना शेयर है उसी को आपको कम करना है, यानी 25,000 में से 4,000 कम करके 21,000 ही स्टॉक में शामिल करेंगे। अब ये जो 4,000 का जो प्रॉफिट है किसका है, होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी ने अर्न किया इसको, तो इसे 4,000 को हम क्या करेंगे, इसे 4,000 को ही हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से कम करेंगे। यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी प्लस करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ों का कंसीडर करते हैं। उसके बाद में हम इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस करते हैं। ये आपका इसमें ट्रीटमेंट हुआ, इस तरह से सिचुएशन होगी। अच्छा, कभी कभी ये भी सिचुएशन ये आती है कि ये जो गुड्स है, होल्डिंग कंपनी, अभी तक मैंने ज़्यादातर ये कहा कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को माल बेचा, तो होल्डिंग कंपनी का क्या हो गया, वो अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। अब बात ये आती है, यदि मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी के पास स्टॉक सब पड़ा हुआ है, तो जैसे ये उल्टा कर दें अपन कि एक्स की जगह यहाँ करें, यहाँ कर दें कि वाई लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एक्स लिमिटेड, तो क्या करेंगे, जो वाई लिमिटेड के वैल्यू में जो स्टॉक इंक्लूड है, जैसे 25,000 का वाई लिमिटेड में है, तो उसमें से 4,000 कम कर देंगे, बात है, ठीक है। और इसी को ही जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अभी तो हमने किसका पोस्ट एक्विजिशन, जो होल्डिंग सब्सिडी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है उसमें से उसको कम कर देंगे, बात है कि अभी तो हम क्या करते, देखिए तो दो सिचुएशन होगी, मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडी कंपनी, गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडी कंपनी टू, दोनों रिवर्स हो गया। अब इसमें क्या करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा होगा, जो प्रॉफिट स्टॉक में शामिल है उसमें होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 5,000 का टोटल प्रॉफिट स्टॉक में शामिल था, उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी 80% होल्डिंग है, तो उसका 80% 4,000 ही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कुछ ये इसको बेचे या ये इसको बेचे, कोई सिचुएशन हो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000 ही माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना विल बी डिडक्टेड फ्रॉम
स्टॉक ऑफ सब्सिडी कंपनी, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ पर है, होल्डिंग कंपनी ने यदि सब्सिडी को माल बेचा है तो स्टॉक कहाँ पर है, सब्सिडी कंपनी के पास। तो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में जो स्टॉक है उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कम करेंगे। ठीक है। दूसरा यूपीआर बोले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को यूआरपी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेता है ताकि आगे लिख दें। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट will be deducted from consolidated profit. इस तरह से फॉर्मेट बना लूँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L होल्डिंग कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट of holding company plus share of holding company in post acquisition profit PAP post acquisition profit और फिर लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये लेस करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ तक नीचे तक। यहाँ देखिए इसमें भी वही चीज आएगी, क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट will be deducted from the stock of holding company। भाई सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक को लेस करेंगे, होल्डिंग कंपनी का उसमें जोड़ेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखा देंगे। यहाँ होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में से इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस करेंगे और फिर उसको और सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक को दोनों को ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। सेकंड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पोस्ट acquisition profit of share of holding, यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है उसमें से इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस कर दें। तो सिचुएशन वही होगी, अपन ये कह देंगे कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे बना लेंगे, ये लिख सकते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ अपन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, share of holding company in post acquisition profit minus unrealized profit और इसमें से ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। बात एक ही है, चाहे बाद में लेस करें और चाहे यहाँ लेस करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को बेचा या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचा, बस फर्क ये है कि इसमें हम सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में से कम करेंगे, इसमें हम होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में से वैल्यू को कम करेंगे, और यहाँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से दोनों जगह कम हो रहा है। चाहे तो अपन लास्ट में लेस कर दे और चाहे शेयर इन द होल्डिंग कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर है उसमें से लेस कर दे, एक ही बात है। तो इस तरह से ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऐसा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन कम से कम ये पार्ट किया होगा जिसमें एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में डेटर्स, क्रेडिटर्स, BRBP, करंट अकाउंट, डिबेंचर्स या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये पॉइंट तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में होंगे। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में
इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। आज इतना ही, थैंक यू। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पहली बार आप सुन रहे होंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, बीकॉम लेवल में नहीं पढ़ी है। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, आप 2 बार 3 बार वीडियोज़ को सुने, बुक में चैप्टर है उसको पढ़े, मैं जो PDF नोट्स भेज रहा हूँ उनको पढ़े, और एक बार नहीं समझ में आए तो आप 2-3 बार वीडियो को देखें। देखिए, क्लास में फ़ायदा है, इंटरेक्शन होता है फिजिकल क्लास में, यहाँ इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन फ़ायदा ये है कि यहाँ आप एक वीडियो को 4 बार सुन लेंगे। वहाँ आपकी क्लास एक बार हुई तो एक बार ही सुनोगे, उसको 2 बार नहीं सुन सकते। तो ये फ़ायदा है कि आप एक बार सुन लें, एक बार फिर बुक में पढ़ लें, क्वेश्चन कर लें, और फिर वीडियो को देखिए। ये वीडियो का फ़ायदा आपको तभी होगा कि जब आप इनको 3-4 बार सुनेंगे। एक बार सुनने से पूरा फ़ायदा कभी नहीं होगा। कुछ वर्ड्स हम खूब कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो, लेकिन फिर भी उतने इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली नहीं होने की वजह से बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है ना? हाँ, तो आप यदि 3-4 बार वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स जो कई बार मिस हो जाते हैं बोलने में, या पूरी रिकॉर्डिंग उस वर्ड की नहीं हो पाती है, आपको कंफ्यूज करता है क्या वर्ड हमने बोला, तो आप जब 2-3-4 बार वीडियो सुनोगे तो वो क्लियरिटी हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन के टाइम में भी आपने रिवीजन करते समय फटाफट, क्योंकि हम कम से कम टाइम में इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।